हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर वॉक हिंदी। और आज हम लोग देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी बेसिक्स रूम को। इस रूम में हम लोग क्या क्या देखेंगे? इस रूम में हम लोग देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में, फॉरेस्ट एंड डोमेन ट्रस्ट क्या होता है, और भी चीज़ें इस रूम में हम लोग देखने वाले हैं। रूम का प्रीरिक्विजिट क्या है? आपको फैमिलियर होना चाहिए आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से। बस यही इसका प्रीरिक्विजिट है। आप चाहो तो इसका विंडोज़ फंडामेंटल मॉड्यूल देख सकते हो, पर अभी के लिए इसकी ज़रूरत है नहीं, तो आप सिंपली चेक करिए इसे। अब चलते हैं अपने टास्क टू पे। टास्क टू है विंडोज डोमेन। तो क्या है विंडोज डोमेन, इसके बारे में बात करते हैं। अब आप इमेजिन करो अपने आप को, आपका एक छोटा सा बिजनेस है और उसमें 5 एम्प्लॉयज और 5 कंप्यूटर्स हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में मैनुअली हर कंप्यूटर पर यूजर बनाना, सेटिंग्स चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप सोचो, आपकी अब कंपनी आपकी ग्रो हो चुकी है, अब आपके पास 157 कंप्यूटर्स हैं, 320 डिफरेंट यूजर्स हैं अक्रॉस 4 डिफरेंट ऑफिसेस। क्या अब आप मैनुअली मैनेज कर सकते हो कंप्यूटर्स को? तो आंसर है इसका नहीं। मैनुअल मैनेजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज डोमेन को इंट्रोड्यूस किया। विंडोज डोमेन क्या होता है? विंडोज डोमेन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे यूजर्स, कंप्यूटर्स, सर्वर्स, पॉलिसीज को एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू मैनेज करने का एक तरीका होता है। तो आई होप आपको विंडोज डोमेन समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। ये क्या करता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का तरीका होता है। यानी पूरी कंपनी का ब्रेन एक जगह होता है, और उस ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी। The main idea behind a domain is to centralize the administration of common components of a Windows computer network in a single repository called Active Directory। और जो सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी को रन करता है, उनकी सर्विसेज को रन करता है, उसे हम लोग कहते हैं डोमेन कंट्रोलर। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, डोमेन कंट्रोलर दिया गया है, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। इसी के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस रन होती है। तो यही दो तीन टर्म्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं: विंडोज डोमेन, एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर। इसका आगे यूज होगा, ये टर्म्स आगे भी यूज होंगे। अब देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं विंडोज डोमेन के। तो पहला है सेंट्रलाइज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। एक ही जगह से आप यूजर्स बना सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, पासवर्ड रिसेट कर सकते हो यूजर्स का। तो ये सब एक ही जगह से आप सब सारी चीज़ें कर सकते हो, इसलिए सेंट्रलाइज्ड है ये, मतलब। दूसरा है मैनेजिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज। किसी डिपार्टमेंट का कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना है, कोई यूएसबी डिसेबल करनी है आपको, तो ये सब एक ही जगह से आप कर सकते हो। सिक्योरिटी पॉलिसीज आप लगा सकते हो सारी। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ पे दिया है। समझो आप स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा कि हर एक कंप्यूटर में एक आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है। अब आप किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हो, आप कंट्रोल पैनल नहीं खोल सकते, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये सारी कैसे मैनेज होती हैं? ये सब एक्टिव डायरेक्टरी पॉलिसीज होती हैं। तो ये आपने देखा ही होगा आपने स्कूल ऑफिसेज या कॉलेज में अपने। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी पॉलिसीज होती है बेसिकली ये सब। अब हमें क्या करना है, अपनी एक विंडोज़ की वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करना है यहाँ पे। तो ग्रीन बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है, इससे आपकी वर्चुअल मशीन स्प्लिट स्क्रीन में खुल जाएगी। मैं इसे न्यू टैब में खोल लेता हूँ। आप चाहे तो साइड बाय साइड भी कर सकते हो इसे यूज़। मैं ऐसे मिनिमाइज कर देता हूँ। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इन ए विंडोज डोमेन, क्रेडेंशियल्स आर स्टोर्ड इन अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी कॉल्ड। तो अभी हमने देखा सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी का क्या नाम है, यहाँ आ रहा है। विंडोज कंप्यूटर नेटवर्क इन अ सिंगल रिपोजिटरी कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी। जो मैंने बात करी ब्रेन की, जो एक ब्रेन होता है उसे यही काम होता है, एक्टिव डायरेक्टरी। अब जो द सर्वर इन चार्ज ऑफ रनिंग द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज कॉल्ड। अब कौन सा सर्वर इसे रन करता है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को, उसे हम लोग कहते हैं डोमेन कंट्रोलर। चलिए अब चलते हैं अपने टास्क थ्री पे। टास्क थ्री हमारा एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है? एक्टिव डायरेक्टरी एक कैटलॉग प्लस डेटाबेस सिस्टम होता है, नेटवर्क होता है, जिसमें नेटवर्क के सारे ऑब्जेक्ट्स आपके स्टोर होते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली वो एंटिटीज होती हैं जो कंपनीज में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आपके यूजर्स हो गए, मशीन्स हो गई, मशीन मतलब आपके कंप्यूटर्स हो गए, सिक्योरिटी ग्रुप्स हो गए, सिक्योरिटी ग्रुप्स ग्रुप्स बने रहते हैं, और उन ग्रुप्स में बहुत सारे यूजर्स होते हैं। तो पहले चलिए चलिए पहले यूजर्स की बात करते हैं। यूजर्स वो लोग होते हैं जो नेटवर्क का यूज करते हैं। यूजर्स के भी दो टाइप होते हैं यहाँ पे। एक पहला है पीपल और दूसरा है सर्विसेज। पीपल यूजर्स क्या होते हैं? जैसे आपके एम्प्लॉयज हो गए, मैनेजर्स हो गए, इंटर्न्स हो गए।
सबके यूजर्स अकाउंट्स क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में बने होते हैं। दूसरा है सर्विसेज। कुछ सर्विसेज जैसे आपकी हो गई डबल आई एस हो गई, एसक्यूएल सर्विस हो गई, ये सारी सर्विस यूजर्स में आती हैं। इन सब सर्विसेज को यूज करने के लिए, इसके लिए एक सिंगल सर्विस रिक्वायर्स अ यूजर टू रन। तो इन सर्विसेज को रन करने के लिए एक यूजर की जरूरत होती है, इसलिए एक सिंगल यूजर बनता है इसमें, इसके लिए इन सर्विस को रन करने के लिए। जो यूजर बनता है वो डिफरेंट होता है रेगुलर यूजर से, जैसे आपने पीपल वाले ये देखा। तो ये इससे डिफरेंट होता है क्योंकि इसको सिर्फ वही प्रिविलेज दी जाती हैं जो स्पेसिफिक सर्विस को रन करने के लिए हम लोग को जरूरी होती हैं। तो ये होती हैं दो टाइप के यूजर्स होते हैं, पीपल और सर्विसेज। अब बात करते हैं मशीन्स की। जब कोई कंप्यूटर डोमेन ज्वाइन करता है, कोई भी नया कंप्यूटर अगर डोमेन ज्वाइन करता है, तो एक्टिव डायरेक्टरी में एक मशीन अकाउंट बनता है। तो वही लिखा है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मशीन नेम्ड DC01। एक मशीन का नाम है, यहाँ पे कंप्यूटर का नाम है DC01, तो उसका मशीन अकाउंट किस नाम से बनेगा, DC01। आगे क्या लग जाएगा, डॉलर लग जाएगा, डॉलर साइन लग जाएगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स की। सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप परमिशन मैनेजमेंट को ये क्या करते हैं, आसान बना देते हैं। इनका काम होता है ग्रुप परमिशन मैनेजमेंट को आसान बनाना। फॉर एग्जांपल, सेल्स यूजर को एक शेयर फोल्डर का आपको एक्सेस देना है, मैनेजमेंट को एक प्रिंटर का एक्सेस देना है, तो ये सारी चीज़ें आप सिक्योरिटी ग्रुप्स बना के कर सकते हो। हर यूजर को इंडिविजुअली परमिशन देना बहुत बड़ा सरदर्द होता है, इसलिए आप सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाते हो। यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स यहाँ पे मेंशन है। डोमेन एडमिन, सर्वर ऑपरेटर्स, बैकअप ऑपरेटर्स, अकाउंट ऑपरेटर्स, डोमेन यूजर्स। कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स की बात करते हैं यहाँ पे। पहला है डोमेन एडमिन। ये क्या रहता है, पूरे डोमेन पर अपना फुल कंट्रोल इसका रहता है। जो इस सिक्योरिटी ग्रुप के यूजर्स होते हैं, डोमेन एडमिन के अंदर जो जितने भी यूजर्स आते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज दी जाती है ओवर द एंटायर डोमेन। तो जितने भी कंप्यूटर उस डोमेन के अंदर आते हैं उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दूसरा है सर्वर ऑपरेटर्स। ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो यूजर्स आते हैं वो डोमेन कंट्रोलर मैनेज कर सकते हैं। तीसरा है बैकअप ऑपरेटर्स। ये किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि बैकअप के लिए ज़रूरी होता है। तो बैकअप ऑपरेटर्स के अंदर जो जो यूजर्स होते हैं वो सारे क्या कर सकते हैं, दे आर यूज टू परफॉर्म बैकअप्स ऑफ डेटा ऑन कंप्यूटर्स। तो ये उनको सारी फाइल से एक्सेस दिया जाता है। तो अब बाकी आप खुद रीड कर सकते हो क्या जो भी दिए गए यहाँ पे। अब देखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं यूजर्स ग्रुप और मशीन को एक्टिव डायरेक्टरी में। तो मेरी मशीन यहाँ पे लोड हो चुकी है। तो ये हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब मैं अगर सर्च करूँ एक्टिव डायरेक्टरी को, तो आपको जैसी स्क्रीन दिखेगी, आपको क्लिक करूँ तो मैं आपको ये स्क्रीन दिख रही है, जैसे हमने देखा ये स्क्रीन दिख रही है। दिस will open up a window where you can see the hierarchy of users, computer and groups that exist in the domain. These objects are organized in the organizational units. तो organizational units क्या होती हैं, ये बेसिकली फोल्डर जैसे होते हैं जिसमें आपके यूजर्स और कंप्यूटर्स अरेंज होते हैं। जैसे आप THM डोमेन में देखो यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट्स दिए हैं, IT हो गया, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स। ये सारे आपको डिपार्टमेंट मेंशन है यहाँ पे। इन IT, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इन सबको ही हम लोग क्या कहते हैं, OUs कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स कहते हैं। जैसे अगर मैं IT में क्लिक करूँ, तो IT में आपको देख सकते हो ये चार यूजर्स यहाँ पे मेंशन है। मार्केटिंग में करूँ तो मार्केटिंग में अलग यूजर है, मैनेजमेंट के लिए अलग यूजर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलग यूजर है। तो ये IT, मैनेजमेंट, मार्केटिंग क्या होती है, इसे ही हम लोग OUs कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। ये बेसिकली फोल्डर्स होते हैं जो यूजर्स और कंप्यूटर्स इनके अंदर अरेंज होते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है, इनका मेन पर्पस होता है पॉलिसीज को अप्लाई करना। कि अगर लॉगिन में अगर आपको पॉलिसी देने की है, सिर्फ इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए, इतने वो होने चाहिए। तो सारी पॉलिसीज जो होती हैं, आप जैसे स्क्रीन टाइम मोड का आपको डालना है कि स्क्रीन खुली है तो 5 मिनट बाद ही लॉग आउट हो जाए सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो पॉलिसीज होती हैं सब आप डाल सकते हो। यूजर्स को ऑर्गेनाइज करना, डेलीगेशंस देना, ये इनका मेन पर्पस होता है ओयूज का। तो अब चलते हैं अपने टास्क पे वापस। तो ये आपको एक्सप्लेन किया ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के बारे में, मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। इफ़ यू ओपन एनी ओयूज यू कैन सी द यूजर्स दे कंटेन। जैसे हमने देखा कि हर डिपार्टमेंट में उसके अलग अलग यूजर हैं, इन डिपार्टमेंट्स को हम लोग ओयूज कह रहे हैं। एंड परफॉर्म सिंपल टैक्स लाइक क्रिएटिंग, डिलीटिंग और मॉडिफाइंग देम एज नीडेड। तो यहीं से आप इन सबको यूजर्स को डिलीट कर सकते हो, यूजर्स बना सकते हो इनके अंदर। मैं राइट क्लिक करूँ अगर इसमें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ किसी।
इसका पासवर्ड रिसेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अब बात करते हैं जो बाकी चीज़ें, जैसे हम लोग ने अभी टीएचएम के अंदर ये सारी चीज़ें देखी, अब इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ये सब क्या है। तो you probably noticed that already there are other default containers apart from the THM OU. इसके अलावा भी और सारे कंटेनर्स हैं और इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है बिल्ट इन। बिल्ट इन क्या करता है, जो ये दिख रहा है आपको, एक सेकेंड इसमें। तो बिल्ट इन क्या करता है, इसके अंदर आपके डिफॉल्ट ग्रुप्स होते हैं अवेलेबल टू एनी विंडोज सोर्स। तो इसके अंदर आपके डिफॉल्ट ग्रुप्स होते हैं। दूसरा है कंप्यूटर्स। एनी मशीन ज्वाइनिंग द नेटवर्क विल बी पुट हियर बाय डिफॉल्ट। तो कोई भी मशीन अगर आपकी ऐड होगी अगर एक्टिव डायरेक्टरी में, तो सारी यहाँ पे शो होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स शो हो रहे हैं। तो जो भी कंप्यूटर्स ऐड होते जाएंगे वो यहाँ पे शो होता रहेगा। तीसरा है डोमेन कंट्रोलर। ये क्या होते हैं, डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होती है जो आपके डोमेन कंट्रोलर्स को रखती है नेटवर्क में। चौथा है यूजर्स। तो डिफॉल्ट यूजर्स इन ग्रुप्स दैट अप्लाई टू डोमेन वाइड कंटेक्स्ट। पांचवा है मैनेज सर्विस अकाउंट्स, होल्ड अकाउंट्स यूज बाय सर्विसेज इन विंडोज डोमेन। तो आप रीड कर सकते हो ये सब। अब एक डिफरेंस दिया है यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स और ओयूज के बीच में। तो जो बेसिक डिफरेंस इनका होता है वो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होती हैं वो पॉलिसीज अप्लाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और जो सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं वो परमिशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ओयूज क्या होता है, लॉजिकल कंटेनर होता है, इसके अंदर हम लोग यूजर कंप्यूटर और ग्रुप्स रखे जाते हैं। इनका मेन पर्पस होता है ग्रुप पॉलिसीज को अप्लाई करना। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, सेल डिपार्टमेंट के यूजर्स के लिए आप कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें पॉलिसीज आ गई, ये पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी आप डालना चाहते हो। आईटी डिपार्टमेंट के यूजर्स को आप एडमिन टूल्स अलाउ करना चाहते हो। तो ये सारे एग्जांपल हैं इसके। सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, इन ग्रुप्स का पर्पस बिल्कुल अलग है। ग्रुप्स यूज होते हैं एक्सेस देने के लिए। इनको इनका यूज होता है किसी चीज को एक्सेस देने के लिए, परमिशन देने के लिए। एग्जांपल, एक फाइनेंशियल यूजर ग्रुप बना है, तो ये फाइनेंस फोल्डर का आपको एक्सेस देगा। एक एचआर प्रिंटर ग्रुप बना है, वो एचआर प्रिंटर यूज कर सकते हैं, उसके अंदर जितने भी यूजर्स होंगे वो एचआर प्रिंटर यूज कर सकते हैं। तो मेन बेसिक डिफरेंस यही है। ये सिक्योरिटी ग्रुप्स जो होते हैं परमिशंस देने के लिए यूज होते हैं, और जो ओयूज होते हैं वो पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला है विच ग्रुप नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेट्स ऑल कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज इन अ डोमेन। तो हम लोग ने ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप्स देखे थे, तो सबसे पहला जो हम लोग देखा था डोमेन एडमिन, वही ये चीजें करता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स ये सारे हम लोग देखे थे। तो पहला जो डोमेन एडमिन होता है, इसमें लिखा है यूजर्स ऑफ दिस ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस ओवर द एंटायर डोमेन। तो ये पूरे डोमेन के ऊपर इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस इनको दी मिलती है, तो ये सारे कंप्यूटर जो भी होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था, एडमिनिस्ट्रेट्स ऑल कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज इन डोमेन। तो इसका आंसर है डोमेन एडमिन। एडमिन। What would be the name of the machine account associated with a machine named Tom PC? तो हम लोग ने देखा था ऊपर के, अगर मशीन का नाम टॉम पीसी है तो मशीन अकाउंट किस नाम से बनता है, उसके आगे डॉलर साइन लग जाता है। जैसे DC01 मशीन का नाम है, तो मशीन अकाउंट का क्या होगा, DC01 डॉलर, डॉलर साइन ऐड हो जाता है आगे। तो इसका आंसर है टॉम पीसी डॉलर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सपोज आवर कंपनी क्रिएट्स अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। What container should we use to group all quality assurance users so that policies can be applied consistently to them? तो उन्होंने देखा है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होती हैं, इसका आंसर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। जो कंटेनर्स आपके ये होते हैं, जैसे आईटी मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैसे ही इसमें लिखा है कि आपको एक और बनाना है क्वालिटी एश्योरेंस नाम का, उसमें आपको सारे यूजर्स लिस्ट करना है। तो कौन से कंटेनर में आप इसे स्टोर करोगे, तो इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो हमारा टास्क 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने टास्क 4 पे। टास्क 4 का नाम है मैनेजिंग यूजर्स इन एक्टिव डायरेक्टरी। तो यूजर्स को कैसे मैनेज करना है इसकी बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट दिया है यहाँ पे। पहला डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन है मैनेजमेंट। उसके अंदर डैनियल है जनरल मैनेजर, और इसके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है, आईटी है। ये मैनेज कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स को। हर डिपार्टमेंट के अंदर यूजर्स हैं। मार्केटिंग के अंदर मार्क है, सेल्स के अंदर सोफी और थॉमस है, और आईटी डिपार्टमेंट के अंदर फिलिप, मैरी और क्लेयर है। अब बात करते हैं डिलीटिंग एक्स्ट्रा यूज एंड यूजर। अब कैसे हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन जो एक्स्ट्रा यूनिट है उसे कैसे डिलीट करते हैं हम लोग।
तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग के पास एक एक्स्ट्रा ओयू यहाँ पे मेंशन है, जो कि है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन चारों की तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में यहाँ पे बात हुई है, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स और आईटी। पर ये जो एक्स्ट्रा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक्स्ट्रा है, तो इसे हम लोग को डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करेंगे? सिंपली यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे डिलीट करना है यहाँ पे। तो आप डिलीट कर दोगे ऐसे। आर यू श्योर वांट टू डिलीट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट? आपको यस करना है। अब आपको एक एरर दिखा रहा है यहाँ पे, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेजेस टू लीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दिस ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। तो यहाँ पे ये जो ओयू है ये प्रोटेक्टेड है एक्सीडेंटल डिलीशन से, इसलिए आप उसको ऐसे डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको स्क्रीन दिखी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है बाय डिफॉल्ट ओयूज आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सीडेंटल डिलीशन। टू डिलीट द ओयू वी नीड टू इनेबल द एडवांस्ड फीचर इन द व्यू मेन्यू। तो यहाँ पे ऊपर आपको व्यू मेन्यू दिख रही है, इसके अंदर एडवांस्ड फीचर्स है, इसको आपको इनेबल करना है। अब आपको टीएचएम के अंदर जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज में जाकर आपको ये सारे टैब्स दिख रहे हैं, जनरल, मैनेज बाय ऑब्जेक्ट, सिक्योरिटी, ये सारे टैब्स दिख रहे हैं। आपको ऑब्जेक्ट पे जाना है और यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिख रहा है आपको, प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। ये आपको डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप ये डिसेबल कर देंगे, आप ये इसको आपको अप्लाई करना है। और इसके बाद आप ये जो ओयू है इसको आप डिलीट कर सकते हो। अभी आपको एरर जो शो कर रहा था वो नहीं करेगा। अब मैं इसे अगर डिलीट करूँ तो आप डायरेक्ट से यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो अब डिलीट हो गया ये। तो वही यहाँ पे स्टेप्स मेंशन है कैसे डिलीट करते हैं। अब बात करते हैं डेलीगेशन की। तो डेलीगेशन क्या होता है? तो किसी यूजर को लिमिटेड एडमिन पावर देना, इसे हम लोग कहते हैं डेलीगेशन। किसी भी यूजर को आपको एडमिन पावर देनी है तो इससे मतलब कहते हैं डेलीगेट कंट्रोल, इसका मतलब होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर दिस एग्जांपल वी डेलीगेट कंट्रोल ओवर द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू फिलिप। टू डेलीगेट कंट्रोल ओवर एन ओयू यू कैन राइट क्लिक एंड सेलेक्ट डेलीगेट कंट्रोल। तो इसमें हम लोग क्या टास्क दिया गया है, इसमें हम लोग कहा जा रहा है कि सेल्स के जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपको दिख रही है, इसको आपको डेलीगेट करना है आईटी डिपार्टमेंट के फिलिप को, फिलिप जो यूजर है उसको। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल्स के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे उसे फिलिप कंट्रोल कर पाएगा। जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है फिलिप, जैसे रिसेटिंग पासवर्ड्स ओवर द सेल। तो Philip is in charge of IT support, so we had probably want to delegate the control of resetting password over the sales, marketing and management OUs to him. तो यही सिंपल मतलब है कि हम लोग को डेलीगेट कर रहे हैं कंट्रोल फिलिप्स को। तो सेल्स में अगर जो भी यूजर्स होंगे उनका पासवर्ड रिसेट वो सब चीज़ें फिलिप कर सकता है। अब वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको राइट क्लिक करना है सेल्स में। सेल्स में राइट क्लिक करना है। डेलीगेट कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिल रहा है सबसे पहले ही, इसको क्लिक करना है। नेक्स्ट करना है आपको। अब आपको आपको यूजर ऐड करना है, किस यूजर का आपको ये कंट्रोल डेलीगेट करना है। तो ऐड करोगे आप यूजर। यहाँ पे यूजर का नाम डालना है। यूजर का नाम है फिलिप। चेक नेक्स्ट में क्लिक करूँ, देखिए अपने आप ये एंटर हो गया फिलिप्स। तो यहाँ तक स्टेप्स मैंने सेम किए हैं। आपको सिंपली ओके करना है। नेक्स्ट। आपको क्या टास्क को डेलीगेट करना है, यहाँ पे बहुत सारे टास्क मेंशन है। क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज यूजर अकाउंट्स। फिलिप्स अगर ये कर दिया तो वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, यूजर अकाउंट मैनेज कर सकता है जो सेल्स के अंदर होंगे। तो हम लोग क्या करना है, रिसेट यूजर पासवर्ड, ये चीज करनी है। तो उसको ये जो टास्क है ये हम लोग को देना है फिलिप्स को। तो इसे आप टिक करोगे और नेक्स्ट कर दोगे, फिर सिंपल फिनिश। तो हम लोगों ने अपना जो सेल्स का कंट्रोल था उसे हम लोगों ने फिलिप्स को दे दिया है। आईटी डिपार्टमेंट जो फिलिप्स है उसे हम लोगों ने दे दिया कंट्रोल। अब यहाँ पे टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपना रिमोट डेस्कटॉप खोलना है सिंपली। इसको मैं हटाता हूँ। आपको रिमोट डेस्कटॉप खोलना है। और जो सबसे पहले हम लोग को आईपी एड्रेस मिला था, ये जो आईपी एड्रेस है इसे आपको डालना है। कनेक्ट। यस। यूजर नेम पासवर्ड है यहाँ पे हम लोग का मेंशन है नीचे। यूजर नेम है फिलिप और पासवर्ड है क्लियर 2008। तो यूजर नेम है फिलिप।
पासवर्ड है क्लियर 2008। यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, व्हेन कनेक्टेड बाय आरडीपी यूज thm स्लैश फिलिप एज द यूजर नेम। तो हम लोग को यूजर में ये लेना है, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। thm पासवर्ड है। तो हमारा साइन इन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब अगर मैं अपना टर्मिनल खोलूँ, कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँ, cmd, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग फिलिप यूजर से लॉगिन कर चुके हैं। यूजर से आपको फिलिप दिखा रहा है। While you may be tempted to go to the Active Directory users in computer to try and test Philip's new powers, he doesn't really have the privileges to open it, so we will have to use other methods to password reset. आप लोग सोच रहे हो कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर्स में जाके आपको फिलिप्स की पावर को टेस्ट करना है, पर आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिलिप को वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस नहीं दी गई हैं एक्टिव डायरेक्टरी खोलने की। तो अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे डालोगे भी तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको वो प्रिविलेजेस नहीं दी गई हैं। तो हम लोग को दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा पासवर्ड रीसेट करने के लिए। इसके लिए हम लोग सिंपली अपना पावर शेल ओपन करना है, और कुछ कमांड्स यहाँ पे दी गई हैं, उसे हम लोग को यूज़ करेंगे। पावर शेल यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पावर शेल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को एक टास्क दिया है कि हम लोग क्या करना है, सोफी का जो अकाउंट है, सोफी को कौन किसके अंडर आती है, सेल्स के अंडर आती है। तो वो सेल्स डिपार्टमेंट में है सोफी, उसका हम लोग को अगर पासवर्ड रीसेट करना है तो इसके लिए हम लोग को ये कमांड डालनी होगी। ये पूरी कमांड यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं। कंट्रोल सी, एंटर। तो यहाँ से न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, क्या आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो इस अकाउंट का? तो मैं अब खुद से एक पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया है। सिंस वी वुडंट वांट सोफी टू कीप ऑन यूजिंग अ पासवर्ड वी नो, वी कैन ऑल्सो फोर्स अ पासवर्ड रिसेट एट द नेक्स्ट लॉगिन। तो इसका मतलब क्या, ये क्या कह रहा है? क्योंकि हम लोग देखा है यहाँ पे कि हम लोग ने अभी सोफी का पासवर्ड यहाँ पे सेट किया है। तो क्योंकि हम लोग ने फिलिप ने ये सेट किया है सोफी का पासवर्ड, तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं। सोफी को नेक्स्ट लॉगिन पे हम लोग क्या चाहते हैं, पासवर्ड चेंज करवाना, क्योंकि ये ज़रूरी होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। क्योंकि अभी फिलिप को सोफी का पासवर्ड पता है, तो इस सिक्योरिटी के लिए हमेशा यूज़र को अपना पासवर्ड खुद सेट करना होता है। इसलिए जो नेक्स्ट कमांड है हमारी, ये जो कमांड यहाँ पे मेंशन है, इससे हम लोग क्या करेंगे कि सोफी जैसे वो नेक्स्ट लॉगिन करेगी तो उसे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो वो डायरेक्टली अपना पासवर्ड चेंज कर सकती है। अब तो ट्राई करते हैं इसको, अभी वाली कमांड यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो दोनों कमांड्स हमारी रन हो चुकी हैं। हम लोग क्या करना है, लॉगिन करना है सोफीज अकाउंट में। तो सिंपली मैं इसे क्रॉस करता हूँ। अब मैं अगर आरटीपी खोलूँ वापस, इसे कॉपी करता हूँ। अब मुझे किस यूज़र से साइन इन करना है, सोफी से। तो सिंपली मुझे यहाँ पे thm सोफी को यूज़र नेम यूज़ करना है। तो वही पासवर्ड आप लोग को डालना है। तो अब आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो ये सोफी को ऑप्शन दे रहा है पासवर्ड चेंज करने के लिए। जो हम लोगों ने नेक्स्ट कमांड यहाँ पे डाली थी, इसी वजह से ये हो रहा है। अब सोफी अपना पासवर्ड डाल सकती है जो उसे सेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डालता हूँ रैंडम। तो यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है।
ये शायद ये तो ये शायद लॉगिन हुआ नहीं सही से, कुछ एरर आ गया था। तो मैं वापस करूंगा नहीं, ये कुछ एरर आ गया था क्योंकि बार बार मैंने लॉगिन किया था। अगर आप वही प्रोसेस करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। तो सोफी डेस्कटॉप में एक फ्लैग है, उसे मेरे को फाउंड करना है, इसलिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं अगर फिर से कनेक्ट करूँ, RDP कनेक्ट, the number of connection to this computer is limited and all connection is used right now. Try connecting later, connect your system administrator. तो पहले मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ, सेशन को डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब मैं अगर ट्राई करूँ वापस से, डेस्कटॉप कनेक्शन कनेक्ट, यस, तो हमारा लॉगिन हो चुका है क्योंकि मैंने जो RDP पहले यूज़ किया था, इसलिए वो सोफी अकाउंट से लॉगिन नहीं हो पा रहा था। जैसे ही मैंने डिस्कनेक्ट किया वो सेशन, तो अब मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँ, तो आप देख सकते हो हम लोग सोफी यूजर से हम लोग ने लॉगिन कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्लैग फाउंड ऑन सोफीज डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में यहाँ पे आपको फ्लैग दिख रहा है, इसको मैं अगर ओपन करूँ तो सिंपली ये फ्लैग आपको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग प्रिविलेजेस टू अ यूजर ओवर सम ओ और अदर एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इसका हम लोग ने देखा था क्या है आंसर, आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डेलीगेशन। डेलीगेशन हम लोग देखा था कैसे हम लोग कंट्रोल को डेलीगेट करते हैं। हम लोगों ने जो सेल्स का ओयू था उसको हम लोगों ने डेलीगेट किया था, कंट्रोल किसको, फिलिप को। तो इसका आंसर है डेलीगेशन। अब चलते हैं टास्क 5 है। टास्क 5 हमारा है मैनेजिंग कंप्यूटर्स इन एक्टिव डायरेक्टरी। तो अब तक हमने यूजर्स, ओयू और ग्रुप्स के बारे में बात कर ली, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी सिर्फ यूजर्स के लिए नहीं होती है, कंप्यूटर भी एक्टिव डायरेक्टरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो इस टास्क में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर्स को एक्टिव डायरेक्टरी में प्रॉपर्ली कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है। जब भी आपका कोई भी नया कंप्यूटर ऐड होता है, कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर आपका डोमेन में ऐड होता है, तो वो कंप्यूटर्स नाम के कंटेनर में रख दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कंप्यूटर्स कंटेनर में ये सारे लैपटॉप, पीसी जो भी डोमेन में होते हैं, वो सारे यहाँ पे शो होने लगते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस कंटेनर के अंदर आपको जो भी है यूजर्स, सर्वर्स आप देख सकते हो, यूजर है यहाँ पे, पीसी, लैपटॉप, सर्वर सब रखे हुए हैं, एक ही जगह पे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर सारे कंप्यूटर्स एक ही जगह पड़े रहेंगे तो उन पर सेम पॉलिसीज अप्लाई हो सकती हैं। सेम पॉलिसी अप्लाई होती है, इससे हमारा जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपनी होती है, वो क्रैश कर सकती है। कैसे क्रैश कर सकती है, कैसे इनका नेटवर्क क्रैश हो सकता है, क्योंकि सब पे नहीं चाहते हम लोग सिक्योरिटी सेम अप्लाई हो। जैसे सर्वर के लिए अलग सिक्योरिटी रूल्स होते हैं, यूजर्स के जो लैपटॉप होते हैं उनके लिए अलग सिक्योरिटी रूल्स होते हैं, और कुछ अलग पॉलिसीज होती हैं। तो अगर सबको एक ही पॉलिसीज दे दी जाएंगी तो आपका नेटवर्क क्रैश हो सकता है। तो इसी वजह से हम लोग 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं इसे। पहला होता है वर्क स्टेशन, दूसरा होता है सर्वर्स और तीसरा होता है डोमेन कंट्रोलर। वर्क स्टेशन में मेनली वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ लॉगिन करते हैं, जिसमें डेली वर्क होता है आपका, ब्राउज़िंग के लिए जो होता है, वो सारे कंप्यूटर्स आपके वर्क स्टेशंस के अंदर आते हैं। सर्वर्स क्या होता है, सर्वर्स वो मशीन्स होती हैं जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। एग्जांपल आपके हो गया फाइल सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, आपका डेटाबेस सर्वर हो गया। तो इनके लिए जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं, तो इसकी ये अलग इसके लिए बनाते हैं हम लोग। इसमें आपका क्या होता है, तीसरा हमारा क्या है, डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर सबसे सेंसिटिव मशीन होती है क्योंकि इनके पास सारे यूजर्स के पासवर्ड हैशेस होते हैं। जितने भी यूजर्स होते हैं हमारे डोमेन में, उनके सारे जो जितने भी पासवर्ड्स होते हैं उनके हैशेस कहाँ होते हैं, डोमेन कंट्रोलर के अंदर होते हैं। तो इसलिए काफ़ी ये सेंसिटिव मशीन होती है, काफ़ी सिक्योर होती है।
इसलिए विंडोज़ क्या करता है ऑटोमेटिकली एक स्पेशल ओयू बनाता है डोमेन कंट्रोलर के नाम से। आप इसको डोमेन कंट्रोलर्स से एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पहले से बनी हुई है। तो ये डिफ़ॉल्ट बनाता है विंडोज़ पहले से ही। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंस वी आर टाइडिंग अप आवर एडी, लेट्स क्रिएट टू सेपरेट ओयूज ऑफ वर्कस्टेशन एंड सर्वर्स। वी विल बी क्रिएटिंग देम डायरेक्टली अंडर thm.local। तो इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग को डोमेन के अंदर दो कंटेनर्स बनाने हैं, वर्क स्टेशंस और सर्वर्स। दो यूनिट्स बनानी है वर्क स्टेशन और सर्वर्स नाम से, और विल बी क्रिएटिंग देम इन द एंड यू शुड फॉलो ओयू स्ट्रक्चर। तो चलिए बना लिया हम लोग को, फिर क्या करना है, नाउ मूव द पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप टू द वर्क स्टेशन ओयू एंड द सर्वर्स टू द सर्वर ओयू। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा अगर एक्टिव डायरेक्टरी। तो जैसे आप देखते हो कंप्यूटर्स में लैपटॉप पीसी सर्वर यहाँ पे पड़े हुए हैं, एसआरयू सर्वर मतलब। तो क्वेश्चन क्या हमारा कि हम क्या करना है, आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग अवेलेबल कंप्यूटर्स हाउ मेनी हंड्रेड इन दी वर्क स्टेशन होगी। तो हम लोग क्या टास्क यहाँ पे मिला है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको आपको वर्क स्टेशन में डालना है, और जितने भी सर्वर्स हैं उनको आपको सर्वर्स वाले ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में डालना है। पहले तुम लोग को दो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनानी है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है डोमेन में। डोमेन में जाके आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे आपको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यहाँ पे एक मिल रहा है, इसको क्लिक करेंगे आप। तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे दो बनाना है। पहला है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन नाम से मेरा बन गया, देख सकते हैं आप। और दूसरा हम लोग क्या बनाना है, सर्वर नाम से। तो दो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हम लोग ने बना लिए हैं, वर्क स्टेशन और सर्वर्स। अब हम लोग क्या करना है, ये जो लैपटॉप पीसी हैं इससे हम लोग को वर्क स्टेशन नाम के ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में मूव करना है। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ से सारे सेलेक्ट करूंगा, पीसी। मैंने सेलेक्ट किया, मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, फिर मूव, मूव टू वर्क स्टेशन। ओके। तो अब जैसे तो यहाँ से जो कंप्यूटर्स कंटेनर था, इससे हमारे सारे पीसी और लैपटॉप यहाँ से चले जा चुके हैं, और ये वर्क स्टेशन में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं वर्क स्टेशन में सारे लैपटॉप पीसी अवेलेबल है। अब क्या करना है, हम लोग को जो सर्वर्स हैं यहाँ पे, इसे सर्वर्स नाम के ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में भेजना है। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, मूव करूंगा, सर्वर्स। तो हम लोग ने जो टास्क हम लोग को मिला था यहाँ पे, जो कह रहा था, वो हम लोग ने कर लिया है। अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या दिए गए हम लोग को। पहला है, आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग दी अवेलेबल कंप्यूटर्स हाउ मेनी एंडेड अप इन दी वर्क स्टेशन व्यू। तो वर्क स्टेशन में कितने कंप्यूटर्स हैं बताना है। तीन, चार, सेवन। तो सेवन कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे। 27। इज इट रिकमेंडेबल टू क्रिएट सेपरेट ओयूज फॉर सर्वर्स एंड वर्क स्टेशन। तो यही हम लोग ने अभी देखा है कि हम लोग को सेपरेट बनाने चाहिए, सर्वर्स के लिए अलग, वर्क स्टेशन के लिए अलग, डोमेन कंट्रोलर का अलग। तो इसका आंसर है ये। अब चलते हैं अपने टास्क 6 पे। टास्क 6 हमारा ग्रुप पॉलिसीज। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट या जीपीयू और हम लोग कहें, तो क्या होता है, जीपीयू बेसिकली एक रूल्स और सेटिंग्स का कलेक्शंस होता है, जो एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स और कंप्यूटर्स पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। इससे आप एक ही जगह से आप पूरी कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो। ये जितने भी आप पॉलिसी, जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाओगे, पॉलिसी सेट करोगे, वो सारे कंपनी के जितने भी यूजर्स और कंप्यूटर्स होंगे उन पे अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो क्या क्या आप कंट्रोल कर सकते हो, आप आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। जैसे यूजर्स क्या सेटिंग देख सकते हैं, आप ये कंट्रोल कर सकते हो। कंप्यूटर्स पे कौन से रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी, पासवर्ड पॉलिसीज क्या होंगी, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो इसके थ्रू। आप देखते हैं यहाँ ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो सिंपली इसके अगर आपको देखना है ये, तो आप सिंपली स्टार्ट मेन्यू में ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को सर्च करिए, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हो सेम विंडो हमारी ओपन हो चुकी है, जो स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हो। ये जो देख रहे हो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट कंटेनर, इसके अंदर तीन पॉलिसीज बनी हुई हैं। तो जो भी आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाते हो, वो सारे यहीं पे क्रिएट होते हैं, यहीं पे बनते हैं। और आप देख सकते हो दूसरे नंबर पे ये आपको दिखाया गया है, जो आपकी दो पॉलिसीज हैं।
डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी, और आरडीपी पॉलिसी। ये दो पॉलिसी लिंक कर दी हैं टीएचएम डोमेन से। और जो डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी है, ये लिंक है डोमेन कंट्रोलर से। तो आप ऐसे लिंक भी कर सकते हो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को किसी भी डोमेन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आप सेट कर सकते हो ऐसे। Let's examine the default domain policy to see what's inside a GPO. The first tab you will see when selecting a GPO shows its scope. तो देखते हैं डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। तो पहले से खुला हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोप है, स्कोप लिखा हुआ है। बहुत सारे टैब्स यहाँ पे शोन है। स्कोप, डिटेल्स, सेटिंग्स, डेलीगेशन और स्टेटस। स्कोप टैब हमें लोगों को बताता है कि आपका जीपीयू जो है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे लिंक्ड है। तो यहाँ पे आप जैसे तो टीएचएम डोमेन जो आप यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इससे लिंक्ड है। आप देख सकते हो टीएचएम डॉट लोकल के अंदर आपकी डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी यहाँ पे मेंशन है। तो ये इससे लिंक्ड है। आप जिससे लिंक्ड है वो सारी चीज़ें स्कोप में दिखाता है। डिटेल्स में क्या दिखाता है? डिटेल्स में आप देख सकते हो डोमेन का नाम, ओनर क्या है, कब बनी है, कब मॉडिफाई हुई है, यूजर वर्जन क्या है, ये सब सारी चीज़ें दिखाता है। सेटिंग्स में पॉलिसीज को दिखाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलिसीज मेंशन है सारी। सिक्योरिटी सेटिंग्स में देखो तो आप अकाउंट पॉलिसीज देख सकते हो, पासवर्ड पॉलिसी, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, सारी पॉलिसीज जो लिखी हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। स्टेटस है, डेलीगेशन है, दूसरे अलग अलग टैब्स हैं। अब चलते हैं वापस अपने रूम पे। तो यही सब देखा हम लोगों ने कैसे पॉलिसीज को देख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंस दिस जीपीयू अप्लाइज टू होल डोमेन। ये जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है ये पूरे डोमेन पे अप्लाई हो रहा है, जैसे हम लोग देख रहे हैं टीएचएम डॉट लोकल के अंदर ही है। मतलब इसका क्या है कि ये जो दो पॉलिसीज हैं, आरडीपी पॉलिसी और डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ये पूरे डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं, जैसे अ, आपके टीएचएम के अंदर हो गया ये आईटी मैनेजमेंट मार्केटिंग, तो इस सबके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स के अंदर सारी सारी पॉलिसीज अप्लाई होंगी। और इसके अंदर भी अगर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होंगी कुछ, तो उसके अंदर भी अप्लाई होती रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि पूरे डोमेन पे ये सारी पॉलिसी लगी हैं। तो डोमेन के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी सब पे वो सारी पॉलिसीज अप्लाई हो जाती हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, लेट्स चेंज द मिनिमम पासवर्ड लेंथ पॉलिसी टू रिक्वायर यूजर टू हैव एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज करने को बोल रहा है। अगर राइट क्लिक करूँ, अगर मैं एडिट करूँ, ये विंडो ओपन हो रही है हमारी। दिस विल ओपन अ विंडो यू कैन नेविगेट एंड एडिट ऑल द अवेलेबल कॉन्फ़िगरेशंस। हम लोग को जाना है पॉलिसीज में, विंडोज सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो जाते हैं पॉलिसीज में, विंडोज सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, अकाउंट पॉलिसी और पासवर्ड पॉलिसी। अकाउंट पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी है। तो आपने तो सारी पॉलिसीज पासवर्ड की लिखी हुई है यहाँ पे। हम लोग को चेंज क्या करना है, हम लोग पासवर्ड की लेंथ को चेंज करना है यहाँ पे। यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स है, हम लोग को उससे 10 कैरेक्टर्स करना है। तो 10 कर देते हैं, अप्लाई। तो ये पॉलिसी मैंने अप्लाई कर दी है, चेंज कर दी मिनिमम पासवर्ड लेंथ वाली। यही दिया गया था कि क्या करना है। इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप एक्सप्लेन में कर सकते हो, एक्सप्लेन में पढ़ सकते हो इस पॉलिसी के बारे में। एक्सप्लेन में जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस सिक्योरिटी सेटिंग्स डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए सारी। आप हर पॉलिसी में एक्सप्लेन टैब में जाओगे तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। सब में दिया गया है। अब देखते हैं कि जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट होती है वो जितने भी हमारे यूजर्स और कंप्यूटर्स होते हैं उन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कैसे उनको प्रोवाइड की जाती है। तो जब भी आपका जीपीयू जो अपडेट होता है या क्रिएट होता है, तो डोमेन के जितने भी कंप्यूटर्स या यूजर्स होते हैं उन तक कैसे पहुंचाया जाता है, सिसवॉल के थ्रू पहुंचाया जाता है। ये एक नेटवर्क शेयर होता है। इसके थ्रू ही सारे नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स होते हैं उन तक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई किया जाता है। सिसवॉल आपको कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके विंडोज में सिसवॉल नाम के फोल्डर के अंदर या डायरेक्टरी में ये होता है। जितने भी होते हैं यूजर्स वो सारे इसी डायरेक्टरी में जाके जीपीयू को अब इंस्टॉल कर सकते हैं, ग्रुप पॉलिसीज ऑब्जेक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं इस डायरेक्टरी में जाके। ये लगभग 2 घंटे तक का समय लेता है जीपीयू को अपडेट करने के लिए। पर आपको 2 घंटे तक का समय नहीं देना है तो आप क्या कर सकते हो, ये कमांड रन कर सकते हो। इसके लिए आपको तुरंत फोर्स कर सकते हो, ये
तुरंत अपडेट हो जाएगा। जितनी पॉलिसीज होंगी सारी तुरंत अप्लाई हो जाएंगी। अब हम लोग कुछ टास्क दिए हैं, क्रिएटिंग सम जीपीओस फॉर टीएचएम इनकॉर्पोरेशन। As part of a new job, we have been tasked with implementing some GPOs to allow us to, पहला क्या है, ब्लॉक नॉन आईटी यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग द कंट्रोल पैनल। तो पहला टास्क हम लोग का है कि कंट्रोल पैनल को रिस्ट्रिक्ट करना है, जितने भी नॉन आईटी यूजर्स हैं उनको। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट्स क्रिएट अ न्यू जीपीओ कॉल्ड रेस्ट्रिक्ट कंट्रोल पैनल एक्सेस। तो ये कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हमें अपने वर्चुअल मशीन में जाना होगा यहाँ पे। वर्चुअल मशीन में हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, एक जीपीयू क्रिएट करना है रेस्ट्रिक्ट कंट्रोल पैनल एक्सेस नाम से। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट अगर मैं इसको बताऊँ, ये रहा हमारा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। तो हमें एक नया जीपीयू बनाना है रेस्ट्रिक्ट कंट्रोल पैनल एक्सेस के नाम से। तो सिंपली अगर मैं राइट क्लिक करूँ इसमें, न्यू रेस्ट्रिक्ट कंट्रोल पैनल एक्सेस। तो हमारा जीपीयू यहाँ पे क्रिएट हो चुका है रेस्ट्रिक्ट कंट्रोल पैनल एक्सेस नाम से। अभी क्या कह रहा है, एंड ओपन इट फॉर रीडिंग। हम लोग को इसे ओपन करना है, तो ताकि हम लोग इसमें पॉलिसी सेट कर सकें। एडिट पे जाना है आपको। अभी क्या कह रहा है, सिंस यू वांट दिस जीपीयू टू अप्लाई टू स्पेसिफिक यूजर्स, वी विल लुक अंडर यूजर कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग पॉलिसी। तो हमें यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ये रहा यूजर कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज में जाना है हम लोग को। पॉलिसीज में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, कंट्रोल पैनल। तो ये स्क्रीन हम लोग को दिख रही है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग्स। इसे हम लोग को क्या करना है, इनेबल करना है यहाँ पे। ये अभी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, इसे हम लोग को क्या करना है, इनेबल करना है। तो डबल क्लिक करिए और इनेबल कर दीजिए इसे। अप्लाई। ओके। तो इतना काम हमने कर लिया है। नोटिस वी हैव इनेबल द प्रोहिबिट एक्सेस टू द कंट्रोल पैनल पीसी सेटिंग्स पॉलिसी। वंस द जीपीयू इज कॉन्फ़िगर्ड, हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया जीपीयू को अपने, अ, जो हम लोग का इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल एक्सेस नाम से था। इसको हम लोगों ने इनेबल कर दिया है, इस रूल को, इस पॉलिसी को, प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल पीसी सेटिंग्स। अब ये जो पॉलिसी है, जो हम लोग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को बनाया है रेस्ट्रिक्ट कंट्रोल पैनल एक्सेस नाम से, इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये वाले जो पॉलिसीज को इनेबल कर दिया है। अब क्या कह रहा है ये कि मार्केटिंग, मैनेजमेंट और सेल्स में ये जीपीओ को कन्फिग आपको डालना है इसके अंदर। मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स, इसके अंदर ये पॉलिसीज को आपको इंक्लूड करना है, डालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने वापस जाते हैं अपने इसमें। तो सिंपली आप ड्रैग कर सकते हो इसे, रेस्ट्रिक्ट कंट्रोल पैनल एक्सेस को मैं ऐसे ड्रैग करूंगा मैनेजमेंट में। यस, ऐसे आप लिंक कर सकते हो सारे डिपार्टमेंट को। मैनेजमेंट में आ गया है, मार्केटिंग में भी आ गया है। अब सेल्स से भी लिंक कर लेते हैं सर, सेल्स। तो हम लोग ने तीनों ऑर्गेनाइजेशन यूनिट से इसे लिंक कर दिया है। इसमें हम लोग ने क्या पॉलिसी अप्लाई करी है कि कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं देना है। ये हम लोग ने एडिट किया है, इसमें जाके एडिट व्यू में आप राइट क्लिक करोगे, व्यू एडिट करके हम लोगों ने एडिट किया। फिर हम लोगों ने ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और सेल्स, इन तीनों में पॉलिसीज को अप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा, ये तीनों जो डिपार्टमेंट है ये कंट्रोल पैनल का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आईटी डिपार्टमेंट कर सकता है क्योंकि इसमें कोई हम लोग ने ऐड नहीं की पॉलिसी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है ये। अब जो दूसरा टास्क था हमारा ऑटो लॉक स्क्रीन वाला, क्या था ये, मेक वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स लॉक द स्क्रीन ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ यूजर एक्टिविटी टू अवॉइड पीपल लिविंग द सेशन एक्सपोज्ड। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी यूजर ने स्क्रीन को ऑन करके छोड़ के चला गया, वो 5 मिनट से ज़्यादा हो गया ऐसे, तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए और सेक्शन एक्सपायर्ड हो जाए उसका। तो इसको करने के लिए आप पढ़ सकते हो इसे और खुद ट्राई करना आप, ये चीज़, इस टास्क को आप खुद ट्राई करिए। मैं ये अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया वीडियो हमारा। तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटवर्क शेयर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट जीपीयूज टू डोमेन मशीन्स।
तो हमने देखा कौन सा नेटवर्क शेयर यूज होता है, सिसॉल का यूज करते हैं किसी भी जीपीयू को अप्लाई करने के लिए यूजर्स पे। और यूजर्स क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी होती है सिसॉल नाम से, उस डायरेक्टरी से वो जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है हमारा उसे इंस्टॉल कर सकते हैं सारे यूजर्स, डोमेन में जितने भी यूजर्स हैं। तो सिसॉल नाम है नेटवर्क शेयर का। दूसरा क्वेश्चन है, कैन अ जीपीयू बी अप्लाई सेटिंग्स टू यूजर्स इन कंप्यूटर्स? इसका आंसर है हाँ, यस, क्योंकि हम लोग देखा ही कैसे हम लोग सेटिंग्स को अप्लाई करते हैं यूजर से कंप्यूटर में जीपीयू के थ्रू। अब चलते हैं टास्क 7 पे। टास्क 7 है हमारा ऑथेंटिकेशन मेथड्स। तो जब भी इसमें यूजर आपका जो होता है वो विंडोज की किसी भी सर्विस में लॉगिन करता है, चाहे वो फाइल शेयर हो या रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल हो, चाहे वेबसाइट हो, तो डोमेन कंट्रोलर उसको ऑथेंटिकेट करता है। एक्टिव डायरेक्टरी में दो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स होती हैं, पहली होती है करबरोस और दूसरी होती है नेट एनटीएलएम। ये दो प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं मेनली ऑथेंटिकेशन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं करबरोस ऑथेंटिकेशन की। करबरोस विंडोज का प्राइमरी डिफॉल्ट और सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। इसका जो मेन कंसेप्ट होता है वो टिकट के बेस में होता है। तो जब भी यूजर को क्या होता है, जब भी यूजर लॉगिन करता है तो उसको टिकट्स मिलती हैं। यूजर जब भी लॉगिन करता है उसको टिकट्स मिलती हैं, जिससे वो मल्टीपल सर्विस को एक्सेस कर सकता है बिना दोबारा पासवर्ड भेजे। तो यूजर ने लॉगिन किया कंप्यूटर में, उसे एक टिकट मिलेगी जो डोमेन कंट्रोलर उसको भेजेगा। तो वो टिकट उसे मिल गई है। अब वो किसी भी सर्विसेज को, जो भी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, फाइल सर्वर या डेटाबेस सर्वर, जो भी सर्विसेज होती हैं, वो सर्विस को वो एक्सेस कर सकता है बिना दोबारा पासवर्ड भेजे। तो ये मेन फंडा होता है इसका कर्बोज ऑथेंटिकेशन में। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कैसे क्या होता है। यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जो क्लाइंट होता है उसके पास यूजर का हैश है, पासवर्ड का हैश है, और जो डोमेन कंट्रोलर है उसके पास भी यूजर का हैश होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर हैश यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके पासवर्ड का हैश मतलब यूजर के पासवर्ड का हैश। तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट अपना यूजर नेम और टाइम स्टैम्प भेजता है। टाइम स्टैम्प को वो इंक्रिप्ट करके भेजता है किसको, डोमेन कंट्रोलर को, टू रिक्वेस्ट टीजीटी। टीजीटी क्या होता है, टीजीटी का मतलब है टिकट ग्रांटिंग टिकट। ये इसको रिक्वेस्ट करता है इस टिकट के लिए। फिर क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट रिस्पॉन्स में क्या भेजता है, टीजीटी भेजता है, टिकट भेजता है जो जो उसने रिक्वेस्ट करी थी यूजर ने, और साथ ही में सेशन की भेजता है। तो क्यों भेजेगा, क्योंकि जब भी इसने डोमेन कंट्रोलर है, इसने पासवर्ड को चेक किया क्योंकि इसके पास यूजर का हैश पड़ा हुआ है। तो यूजर ने वो जो टाइम स्टैम्प है इसको वो इससे जो ये की है यूजर हैश वाली, इससे वो इंक्रिप्ट करता है और इसको भेजता है। फिर ये क्या करता है, ये इसे डिक्रिप्ट करता है इसको इसी यूजर हैश से। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि सही यूजर से आ रहा है। तो क्या करता है, ये चेक करता है। तो अब डोमेन कंट्रोलर ये रिस्पॉन्स जैसे इसने चेक कर लिया तो फिर ये रिस्पॉन्स भेजता है, टिकट ग्रांटिंग टिकट भेजता है और सेशन की भेजता है साथ में। टीजीटी इंक्रिप्टेड होता है किसके थ्रू, के आर बी टी जी, ये अकाउंट है इसके थ्रू। जो टीजीटी है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो टिकट ग्रांटिंग टिकट, ये इंक्रिप्ट होता है। इसलिए यूजर टीजीटी को खोल नहीं सकता है। जो टिकट ग्रांटिंग टिकट है इसको यूजर खोल नहीं सकता है। तो ये हो गया पहला स्टेप। इसने टिकट मांगी डोमेन कंट्रोलर से, डोमेन कंट्रोलर ने यूजर को टिकट भेज दी, ये टीजीटी। अब दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, इस डायग्राम समझते हैं। अब क्लाइंट ने क्या किया, अब क्लाइंट को किसी भी सर्विस को यूज करना है, जैसे हम कोई भी सर्विस होगी विंडोज की, उसे यूज करना है तो क्या क्या भेजेगा। अब वो यूजर ने टाइम स्टैम्प जैसे हमने पिछले पिछले बार भेजा था वैसे ही वो भेजेगा। अब साथ में टिकट जो है, टिकट ग्रांटिंग टिकट, ये भेजेगा। और साथ में एसपीएन, सर्विस प्रिंसिपल नेम, जो सर्विस को यूज करना है उसे, उसका नाम भेजेगा। तो ये सारी चीजें इसको डोमेन कंट्रोलर भेजेगा टीजीएस को रिक्वेस्ट करने के लिए, टिकट ग्रांटिंग सर्विस। टीजीएस टीजीएस एक क्या होती है, सर्विस टिकट होती है, जिसके थ्रू ही जो क्लाइंट होता है वो किसी भी सर्विस को एक्सेस कर पाता है। तो इसने टीजीएस के लिए रिक्वेस्ट किया डोमेन कंट्रोलर से। फिर डोमेन कंट्रोलर ने रिस्पॉन्स में टीजीएस जो टिकट हमारी उससे भेज दिया सेशन की के साथ। अब फाइनली जो जिसके लिए हम लोग ये सब देख रहे थे कि क्लाइंट को किसी भी सर्विस को यूज करना है, तो अब वो सर्विस जो पासवर्ड हमारा है वो सर्विस वाला है। अब क्लाइंट क्या करेगा, जो सर्विस है, यहाँ पे सर्विस ओनर हैश है, तो उस सर्विस को ये यूजर नेम टाइम स्टैम्प के साथ टिकट भेजेगा। टिकट ग्रांटिंग सर्विस जो डोमेन कंट्रोलर ने दी थी वो टिकट भेजेगा, और वो जो सर्विस है उसे ऑथेंटिकेट करेगी। और इसी इसी वजह से जो यूजर होगा उसको पासवर्ड अपना दोबारा भेजना नहीं पड़ेगा। तो बार बार से री ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ेगा, वो किसी भी सर्विस को बिना पासवर्ड डाले यूज कर सकता है।
किसके थ्रू? टीजीएस के थ्रू, टिकट ग्रांटिंग सर्विस के थ्रू। वो किसी भी सर्विस को यूज कर सकता है बिना पासवर्ड दोबारा डाले। तो ये होता है मोटा मोटा फंडा इसका, कर्बरोस ऑथेंटिकेशन का। अब इसको हम लोग सिंपल एग्जांपल के थ्रू, मैं एक एग्जांपल दूंगा जो रियल वर्ल्ड में यूज होता है, कैसे ये पूरा ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो यूजर ने लॉगिन किया, जो डोमेन से यूजर कनेक्टेड है, उसने लॉगिन किया कंप्यूटर में। आप लोगों ने देखा था THM स्लैश सोफिया फिलिप्स डाल के, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यूजर ने लॉगिन किया कंप्यूटर में। इस मूवमेंट पे कर्बरोस ऑथेंटिकेशन का यूज होता है। डोमेन कंट्रोलर यूजर को वेरीफाई करता है जो भी उसने डिटेल्स डाली है। यूजर को क्या फिर प्रोवाइड किया जाता है? टिकट ग्रांटिंग टिकट। यूजर को टीजीटी, ये टिकट ग्रांटिंग टिकट यूजर को दी जाती है, किसके द्वारा? डोमेन कंट्रोलर। तो डोमेन कंट्रोलर ही ऑथेंटिकेट करता है और इसको टिकट भेजता है, टीजीटी। यहाँ सिर्फ लॉगिन हो रहा है, यहाँ सिर्फ लॉगिन हो रहा होता है, तो अभी सर्विस का यूज नहीं हुआ है। तो यूजर ने लॉगिन कर लिया और उसे टिकट ग्रांटिंग टिकट मिल गई है। अब क्या होता है, अब यूजर की कोई भी सर्विस को यूज करना होता है, जैसे फाइल सर्वर ओपन करना है या प्रिंटर यूज करना है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का यूज करना है किसी सर्विस में लॉगिन, किसी डेस्कटॉप से कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं, इसमें अगर यूजर को यूज करनी है, लॉगिन करना है, तो क्या करना होता है? अब इस सर्विसेज में हम लोग को पासवर्ड नहीं डालना है। तो अब क्या कर हम लोग मांगते हैं डोमेन कंट्रोलर से, हम लोग मांगते हैं टीजीएस, जो टिकट ग्रांटिंग सर्विस होती है, इसको मांगते हैं डोमेन कंट्रोलर से। फिर जब डोमेन कंट्रोलर टीजीएस दे देता है हम लोग को, ये टीजीएस उठा के, टिकट ग्रांटिंग सर्विस जो है, टिकट, इसको उठा के हम लोग किसको देते हैं? सर्विस को दे सकते हैं। इस सर्विस को दे देते हैं तो सर्विस ये फिर हम लोग को एक्सेस दे देता है अपनी सर्विस यूज करने का। तो इस सर्विस ओनर को हम लोग टिकट पकड़ा देते हैं, ये वाली टीजीएस वाली। फिर हम लोग कोई भी सर्विस को यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इंक्रिप्शन कीज वीज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्रिप्टोग्राफी आपने नहीं पढ़ी, तो ये थोड़ा कम समझ में आएगा, पर मैंने फिर भी आपको समझा दिया कैसे पूरा लॉगिन प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं या फिर हम लोग किसी भी सर्विस को यूज़ करना होता है, तो हम लोग को टिकट का यूज़ करते हैं, हम लोग टिकट मिलती है टीजीएस वाली। इस टीजीएस टिकट को हम लोग किसी भी सर्विस के पास ले जाके ऑथेंटिकेट करा सकते हैं अपने आप को। सिंपल यही होता है इसमें यूज़। अब बात करते हैं नेट NTLM ऑथेंटिकेशन का। इसमें क्या होता है? क्लाइंट सर्वर को ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर को आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू। फिर जो सर्वर होता है वो क्या करता है? वो एक रैंडम चैलेंज भेजता है यूजर को, क्लाइंट को। फिर क्लाइंट क्या करता है? जो NTLM का हैश है, यूजर का जो हैश है पासवर्ड का, उसको और जो चैलेंज भेजा है सर्वर ने, इसको मिला के एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और वो रिस्पॉन्स वो सर्वर को भेजता है। जो रिस्पॉन्स, ये NTLM रिस्पॉन्स जो सर्वर को भेजा है, अब सर्वर क्या करता है? ये रिस्पॉन्स डायरेक्ट डोमेन कंट्रोलर को भेजता है। डोमेन कंट्रोलर पास उसका हैश जो होता है, ये हैश पड़ा होगा, जो NTLM हैश है वो डोमेन कंट्रोलर पास भी होता है। अब डोमेन कंट्रोलर NTLM हैश और चैलेंज का यूज करके रिस्पॉन्स बनाता है। अगर वो रिस्पॉन्स इसी रिस्पॉन्स से मैच कर रहा है, ये जो रिस्पॉन्स यहाँ पे क्लाइंट ने बनाया था और ये जो डोमेन कंट्रोलर ने यहाँ पे रिस्पॉन्स बनाया है, ये अगर मैच करता है तो ये ऑथेंटिकेट अलाउ कर देता है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन अलाउ कर देता है, सर्वर को बताएगा ये, और सर्वर फिर क्लाइंट को ऑथेंटिकेट कर देगा, अलाउ कर देगा। तो ये पूरा सिंपल प्रोसेस होता है जो यूज़ होता है। हम लोग जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में हम लोग नेट जो कर्वरोस ऑथेंटिकेशन का यूज़ होता है, क्योंकि इसके काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। जो पासवर्ड होता है आपका, वो नेटवर्क में कभी भी ट्रांसमिट नहीं होता है, यूज़र हैश सीधे ट्रांसमिट होता है, कभी भी आपका पासवर्ड नहीं भेजा जाता है। काफ़ी सुपर फास्ट होता है कर्वरोस ऑथेंटिकेशन, सिक्योर होता है काफ़ी, मल्टीपल सर्विस एक्सेस कर सकते हो आप बिना, विदाउट ड्यू ऑथेंटिकेशन, बार बार पासवर्ड आपको डालना नहीं पड़ता है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट यही यूज़ होता है, कर्वरोस ऑथेंटिकेशन। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा जो हम लोग पढ़ा आज। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। पहला है, विल अ करंट वर्जन ऑफ विंडोज यूज नेट NTLM एज प्रेफर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट? तो इसका आंसर है नो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन रेफरिंग टू Kerberos व्हाट टाइप ऑफ टिकट अलाउस टू रिक्वेस्ट फॉर द टिकट नोन एज TGS? तो यहीं पे हम लोग देखा था कि हम लोग TGT का यूज करते हैं। अगर हम लोग TGS चाहिए होती है तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं TGT। तो हम लोग रिक्वेस्ट में TGT को भेजते हैं, तभी डोमेन कंट्रोलर हम लोग को TGS जो टिकट ग्रांटिंग सर्विस है वो टिकट भेजता है। तो इसका आंसर है टिकट ग्रांटिंग टिकट। When using NTLM, is a user's password transmitted over the network at any point? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमने देखा था दोनों जो होता है, चाहे वो Kerberos हो चाहे वो ये हो नेट NTLM हो, दोनों में पासवर्ड के हैश को, जो NTLM हैश आप देखते हो, उसको भेजा जाता है, आपको रियल पासवर्ड कभी भी भेजा नहीं जाता है।
तो इसका आंसर है नो। तो हमारा टास्क ये 7 यहाँ पे होता है कंप्लीट। हमने देख लिया विंडोज़ की 2 ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो यूज़ करता है, कर्वरोस और नेट एनटीएलएम। अब चलते हैं अपने टास्क 8 पे। टास्क 8 ट्रीज फॉरेस्ट एंड ट्रस्ट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? अभी तक हम लोगों ने सिंगल डोमेन को कैसे मैनेज करते हैं वो देखा, जितना भी हम लोग देखा है। जैसे अगर मैं मशीन खोलूँ अपनी, तो हम लोगों ने क्या देखा, टीएचएम डॉट लोकल जो ये डोमेन है, ये सिंगल डोमेन है, सिर्फ एक ही डोमेन यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कैसे हम लोग सिंगल डोमेन के साथ मैनेज करना कैसे करते हैं। शुरुआत में स्टार्टिंग में जो कंपनीज होती है सिंगल डोमेन का यूज़ करती हैं, क्योंकि अ, छोटी कंपनी है तो ज़्यादा डोमेन्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी डोमेन के अंदर सारे यूजर्स कंप्यूटर्स हम लोग देखे थे, सारे यूजर्स कंप्यूटर सर्वर्स डोमेन कंट्रोलर पॉलिसीज सब कुछ इसी डोमेन के अंदर रहता है हमारा। पर अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाए, आपकी नया ऑफिस बन जाए आपका दूसरी कंट्री में, किसी नई कंट्री में आपका ऑफिस खुल जाए कंपनी का। तो तब क्या होगा? तब प्रॉब्लम होगी। वहाँ के जो लॉज और रेगुलेशंस होती हैं वो अलग होंगी, आईटी टीम जो होगी आपकी वो अलग होगी, और तो इसीलिए इसी वजह से पॉलिसीज यहाँ पे अलग लगानी होंगी। तो यहीं पे आता है डोमेन का कंसेप्ट। डोमेन क्या होता है? हम लोग मल्टीपल डोमेन्स यूज कर सकते हैं एक ही नेम स्पेस के अंदर। टीएचएम डॉट लोकल हमारा जो है वो हो गया, ये हमारा हो गया नेम स्पेस, और ये यूके डॉट टी एच एम डॉट लोकल या यूएस, ये कंट्री का नाम यहाँ पे मेंशन है, यूके यूएस, तो ये सारी डोमेन्स हो गई। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ट्री कहते हैं। यहाँ सभी डोमेन्स का जो नेम स्पेस है वो सेम है, यूके डॉट टी एच एम डॉट लोकल सेम नेम स्पेस, इसका भी सेम है, यूएस का भी यूएस डॉट टी एच एम डॉट लोकल। तो यही होता है इसका, इसको इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग डोमेन ट्री। यहाँ सब डोमेन का जो नेम स्पेस होता है कॉमन होता है। तो यही ट्री होती है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। इससे पहले एक बात और बताता हूँ मैं ट्रीज की। ट्रीज का सबसे बड़ा फायदा एडवांटेज होता है वो क्या होता है? ट्रीज इसका एडवांटेज क्या होता है? जो यूके का डोमेन एडमिन होगा, यूके का जो डोमेन एडमिन होगा और यूएस का डोमेन एडमिन होगा, वो सिर्फ यूके का डोमेन कंट्रोल करेगा, जो सिर्फ यूके वाला होगा, और जो यूएस का डोमेन एडमिन होगा वो सिर्फ यूएस डोमेन कंट्रोल करेगा। तो यूके एडमिन यूएस एडमिन को टच भी नहीं कर सकता, कुछ देख नहीं सकता। तो इससे हम लोग क्या, बेटर सिक्योरिटी मिलती है, बेटर मैनेजमेंट मिलता है, और क्लीन क्लीन सेपरेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है ट्रीज का स्ट्रक्चर। यहाँ पे एंटरप्राइज एडमिन की बात कर लेते हैं। अब जब मल्टीपल डोमेन्स होते हैं तब एक स्पेशल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं हम लोग एंटरप्राइज एडमिन। ट्रीज के सारे क्या करता है? ट्रीज के सारे डोमेन्स को कंट्रोल करता है। डोमेन एडमिन क्या करते हैं? सिर्फ अपने डोमेन को कंट्रोल करते हैं। वैसे ये जो एंटरप्राइज एडमिन होता है वो पूरे एंटरप्राइज ट्रीज फॉरेस्ट का एडमिन होता है। समझ गए होगे? जो डोमेन एडमिन है वो पूरा उस डोमेन को, उस पर्टिकुलर डोमेन को, जैसे यूके डॉट टी एच एम डॉट लोकल है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर डोमेन को कंट्रोल कर रहा है। यूएस डॉट टी एच एम डॉट लोकल वो उस पर्टिकुलर डोमेन को कंट्रोल कर रहा है, जो इन दोनों का एडमिन होगा। पर जो एंटरप्राइज एडमिन होते हैं पूरे ट्री को कंट्रोल करते हैं, पूरे एंटरप्राइज का एडमिन होते हैं। तो एक कुछ ही यूजर्स एंटरप्राइज एडमिन होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फॉरेस्ट पे। जब एक से ज़्यादा डोमेन ट्रीज होते हैं और नेम स्पेस भी अलग हो जाए, तो उनका कॉम्बिनेशन हम लोग को फॉरेस्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक कंपनी है टी एच एम डॉट लोकल, और दूसरी कंपनी है एम एस टी डॉट लोकल। तो आप समझो टी एच एम इंकॉर्पोरेशन जो कंपनी है, उसने एक और कंपनी को एक्वायर कर लिया जो कि है एम एस टी डॉट लोकल, एम एस टी इंकॉर्पोरेशन। अब जो टी एच एम का डोमेन है टी एच एम डॉट लोकल, और एम एस टी का डोमेन है एम एस टी डॉट लोकल, दोनों कंपनीज अपनी आईटी टीम, अपना एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर होगा, अपनी पॉलिसीज होंगी, वो मर्ज होने के बाद भी दोनों अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। इसीलिए फॉरेस्ट बनाया जाता है, ना ना कि एक ही डोमेन। तो इसके फायदे क्या होते हैं फॉरेस्ट के? कंपनीज अपनी जो आइडेंटिटी है वो मैनेज कर सकती है। एमएसटी जो इंकॉर्पोरेशन, अपनी आइडेंटिटी उसकी अलग है और टीएचएम की अलग है, तो अपनी आइडेंटिटी वो लोग मेंटेन कर सकते हैं। जो आईटी टीम्स होती हैं दोनों की, वो इंटरफेयर नहीं करेंगी। जो शेयर्ड रिसोर्सेज कंट्रोल वे में यूज हो सकते हैं, जो भी शेयर्ड होंगे इन दोनों कंपनीज के बीच में, तो सिक्योरिटी बाउंड्रीज भी क्लियर रहती हैं। अब बात करते हैं ट्रस्ट रिलेशनशिप की। ट्रस्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? एक डोमेन दूसरे डोमेन के यूजर्स पर भरोसा कर सकता है। जैसे यहाँ पे दो डोमेन है, टी एच एम डॉट लोकल और एम एस टी डॉट लोकल। तो क्या है इसमें कि दोनों डोमेन के जो यूजर्स होंगे वो एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं, और उन्हें अपने रिसोर्सेज एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हैं। जैसे टी एच एम के जो यूजर्स होंगे, जैसे एम एस टी के यूजर्स के कुछ एक्सेस करना हो, रिसोर्स कुछ एक्सेस करना हो एम एस टी इंकॉर्पोरेशन का,
तो वो सब एक्सेस कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है। तो इसमें भी दो होते हैं, एक होता है वन वे ट्रस्ट रिलेशनशिप और दूसरा होता है टू वे ट्रस्ट रिलेशनशिप। वन वे में होता है ट्रस्ट का जो डायरेक्शन होता है एक ही तरफ होता है, मतलब डोमेन ए है वो ट्रस्ट करता है डोमेन बी पे, पर डोमेन बी ट्रस्ट नहीं करता डोमेन ए पे। तो डोमेन ए जो है वो ट्रस्ट कर रहा है डोमेन बी पे। तो एक डोमेन का जो यूजर होंगे वो दूसरे डोमेन के जो भी रिसोर्सेज होंगे उसे एक्सेस कर सकता है। पर वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, जो डोमेन बी के यूजर्स होंगे वो डोमेन ए के जो रिसोर्सेज होंगे उसको एक्सेस नहीं कर सकते। टू वे में क्या होता है, टू वे में दोनों लोग एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो डोमेन ए के यूजर्स हो चाहे वो डोमेन बी के यूजर्स हो। म्यूचुअली मेड टू अलाउ बोथ डोमेन्स टू म्यूचुअली ऑथराइज यूजर्स फ्रॉम द अदर। By default, joining several domains under a tree or a forest will form a two-way trust relationship. तो ये होता है वन वे और टू वे। तो हमने देख लिया ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज का स्ट्रक्चर, फॉरेस्ट क्या होता है, और ट्रस्ट रिलेशनशिप भी देख लिया हम लोग ने। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ विंडोज डोमेन दैट शेयर द सेम नेम स्पेस कॉल्ड? तो इसका आंसर है हमारा ट्री, क्योंकि जो सेम नेम स्पेस होते हैं ट्री में आप देख सकते हो, यूके हो गया यूएस हो गया, सेम नेम स्पेस को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर है हमारा ट्री। दूसरा है व्हाट शुड बी कॉन्फ़िगर्ड बिटवीन टू डोमेन्स फॉर अ यूजर इन डोमेन ए टू एक्सेस अ रिसोर्स इन डोमेन बी। अगर डोमेन ए के यूजर्स को डोमेन बी के जो रिसोर्स हैं उसको एक्सेस करना है तो क्या कॉन्फ़िगर होना चाहिए? ऑब्वियसली ये ट्रस्ट रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रस्ट डोमेन ए टू एक्सेस अ ए रिलेशनशिप, ए ट्रस्ट रिलेशनशिप। तो हमारा यहाँ पे टास्क ये वाला भी कंप्लीट होता है, टास्क 8। अब करते हैं कंक्लूड इस रूम को, टास्क 9 कंक्लूजन। तो इसमें हम लोग ने काफ़ी बेसिक्स देखे एक्टिव डायरेक्टरी की। एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, विंडोज डोमेन क्या होते हैं, कैसे यूजर्स को मैनेज किया जाता है एक्टिव डायरेक्टरी में, कैसे कंप्यूटर्स को मैनेज करते हैं, ग्रुप पॉलिसीज़ क्या होती हैं, उसे कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे बनाई जाती है ग्रुप पॉलिसीज़, और कैसे लिंक किया जाता है उन्हें ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में। फिर ऑथेंटिकेशन मेथड्स देखे हम लोग ने, जो नेट एन टी एल एम और कबरोज ऑथेंटिकेशन मेथड हम लोग देखा। कबरोज क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है जो विंडोज यूज़ करता है, और काफ़ी मॉडर्न होता है कर्बोज ऑथेंटिकेशन। फिर हम लोगों ने ट्रीज फॉरेस्ट एंड प्लस में देखा कि क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखी। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं इस रूम को, इसको चेक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ओके बाय।